Hi everyone, welcome to lecture 19 मॉडर्न हिस्ट्री. सो आज के लेक्चर में हमने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करा था, राइट? एंड वी डिस्कस अबाउट तिलक्स होम रूल मूवमेंट एंड एनी बेसेंट्स होम रूल मूवमेंट. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल मूवमेंट का, देन ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू द होल होम रूल मूवमेंट, देन द कॉजेज एंड हाउ होम रूल मूवमेंट गॉट फेडेड अवे. ठीक है, क्या रीज़न था कि वो बंद हो गया था, और इवेंचुअली नेशनल मूवमेंट में, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन था होम रूल मूवमेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लखनऊ सेशन, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट विल स्टडी इज मॉन्टेगू स्टेटमेंट 1917. ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, मॉन्टेगू स्टेटमेंट पढ़ेंगे. देन मॉन्टेगू केम्सवर्थ रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड देन विल इवेंचुअली स्टार्ट विद गांधीयन फेज इन इंडिया. और आज के लेक्चर में हम चंपारण तक कवर करेंगे. ठीक है, यहाँ तक कवर करेंगे. मतलब हमें पता है कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा 3 केसेस हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम चंपारण तक कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अहमदाबाद, खेड़ा से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, होम रूल मूवमेंट, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. ठीक है, सो होम रूल मूवमेंट, और इसमें एक सब हेडिंग लिख लो, ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इन दिस यू राइट, दे वांटेड टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयर पीपल थ्रू डिस्कशन, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, libraries, reading rooms, propaganda through pamphlets, posters and also street plays. ठीक है, इसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो स्प्रेड करना चाहते थे. नेक्स्ट यू राइट, अंडर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड दे आल्सो कलेक्टेड फंड्स टू इंक्रीज देयर मेंबरशिप्स. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. नेक्स्ट यू राइट, सब हेडिंग है ब्रिटिश रिस्पॉन्स. ठीक है, ब्रिटिश रिस्पॉन्स. ठीक है, in this you write, Britishers came down with severe repression, particularly in Madras. ठीक है, next you write, a case was registered against Bal Gangadhar Tilak, which was defended by. तो इस होम रूल मूवमेंट में ब्रिटिशर्स ने केस was filed against Tilak and सब टू एवरीवन्स, मतलब ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि जो लॉयर और द बैरिस्टर हु केम, जिन्होंने तिलक को डिफेंड करा था, वाज मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, ही केम टू डिफेंड तिलक. तो इसको लिख लो, अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट तिलक विच वाज डिफेंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, एंड इन जून 1917 एनी बेसेंट, वाडिया and Arundel were arrested by the Britishers. ठीक है, so the arrest was made by the Britishers. किसको इसको अरेस्ट करा था? एनी बेसेंट, देन वाडिया, अरुंडेल. एंड जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट करा था, देयर वाज अ चेन रिएक्शन अक्रॉस, विद दिस अरेस्ट कॉज द चेन रिएक्शन अक्रॉस इंडिया. ठीक है, सो दिस अरेस्ट cause chain reaction in India. ठीक है, नेक्स्ट राइट, मतलब इसी के साथ लिख सकते हो आगे. इन अ ड्रामेटिक जेस्चर सर सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल. सर सुब्रमण्यम अय्यर, he renounced his knighthood title. knighthood title जो क्वीन थी उनसे मिलता था, ब्रिटिश की. सो आई थिंक ये सेम टाइटल, मैं भूल रहा हूँ नाम,
आई गेस रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट एट द मोमेंट सर सुब्रमण्यम अय्यर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल. नेक्स्ट, ठीक है. सो एज मतलब पूरे इंडिया में जो चेन रिएक्शन था, देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट, ठीक है. और उसमें बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आया था जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग्रू का. Montegru's famous statement came, who was the then Secretary of State. He stated, मतलब जो उनका कहने का कंटेक्स्ट था पहले मैं बता देता हूँ क्या बोला था. सिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स. तो कहने का मतलब ये था मॉन्टेग्रू ने, दे थॉट, द ब्रिटिशर्स थॉट कि इनको अरेस्ट कर लेंगे तो जो एक्शंस चल रहा था या जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था वो बंद हो जाएगा. बट इनको अरेस्ट करने के बाद, होम रूल मूवमेंट में जो प्राइमरी लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स केम टू रियलाइज दैट rather than suppressing the whole revolt, they eventually ignited the whole process, right? पूरे इंडिया में रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया. सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हेन इट इंटर्न्स एनी बेसेंट, ठीक है. तो जो भी इंडिया लेवल पे जितना भी रिवोल्ट और प्रोटेस्ट हुआ उसके वजह से इट लेड टू द रिलीज ऑफ एनी बेसेंट इन 19, ठीक है. मतलब जो भी प्रोवोकेशंस हुए थे उसके अगेंस्ट एनी बेसेंट वाज रिलीज लेटर ऑन. नेक्स्ट यू राइट, एट द हाइट ऑफ हर पॉपुलैरिटी, एनी बेसेंट बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1917, ठीक है. तो इसके लास्ट में लिख लो, so at the height of her popularity, Annie Besant became Congress president in 1917, ठीक है. Now give the next subheading, fading out of home rule movement. Fading out of home rule movement. In this you write, declaration of British PM on the 20th August 1917, which states, declaration of British PM on 20th August 1917, जो बोला था, that was the aim of British authority is to establish a responsible government in India, ठीक है. और ये जो अभी सेंटेंस आया है ये तब के बेसिस पे था जब वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी, ठीक है. वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस चीज को समझ सकते हो कि क्या मेंटालिटी थी ब्रिटिशर्स की. दे वर गिविंग अस द लॉलीपॉप, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू in order to provide the responsible government to Indians, ठीक है. Next you write, in July 1918 reforms were made public. Annie Besant accepted it and withdrew her home rule agitation. Next you write, in 1918 Tilak went to London to file a suit against Valentine Caloro, ठीक है, who claimed that Tilak was the father of Indian unrest. So Bal Gangadhar Tilak went to London to file a case against this person, ठीक है, because he stated that Tilak was the primary reason of India's unrest, ठीक है. And इसी पॉइंट के नीचे लिखो, Tilak was away for several months and his home rule agitation became dysfunctional, ठीक है. Next right, contribution of home rule movement.
Valentine Chirol was the name, sorry. He was a British journalist at that time. ठीक है, sorry for the spelling. So next heading you write contribution of home rule movement. In this you write it created a large group of nationalists, specifically in the remote part of the country. Next you write it also facilitated the reach of print media to the hinterland, जहाँ पे आज तक कोई प्रिंट मीडिया नहीं गया था, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन्स, वहाँ तक रीच हुई. नेक्स्ट राइट इट क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशनल लिंक बिटवीन द नेशनलिस्ट इन द अर्बन एरियाज एंड द मासेज इन द कंट्री साइड. ठीक है, तो रूरल और अर्बन के बीच में जो प्राइमरी लिंक था वो सेटअप हुआ. ठीक है. नेक्स्ट राइट इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर मास मूवमेंट इन सब्सिक्वेंट फेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. ठीक है, तो जो पहला टेम्पलेट कह सकते हो कि कैसे एक मास मूवमेंट होना चाहिए, उसका एक फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल मिला. इन अ सब्सिक्वेंट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे इंप्लीमेंट होता है. राइट, सो दिस वाज योर होम रूल मूवमेंट. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव लखनऊ कांग्रेस सेशन. लखनऊ कांग्रेस सेशन 1917, sorry 1916. In this you write this session led to the reunification of two branches of Congress, and for the first time Muslim League joined the Lucknow session, which resulted into the Lucknow Pact. ठीक है, तो दो पार्ट कांग्रेस के वही थे आपके, मॉडरेट प्लस रिवोल्यूशनरी. ठीक है, दे रीयूनाइटेड. ज़्यादा एरिया आ जाता है इसमें, रुको. रीयूनाइटेड. ठीक है, और साथ में मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन. ठीक है. नेक्स्ट राइट कांग्रेस एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, ये मुस्लिम लीग की आस थी, तो कांग्रेस एक्सेप्टेड इट. सो कांग्रेस एक्सेप्टेड द आस्क ऑफ सेपरेट electorate for Muslim. Next right, they also accepted that Muslims should be given 1/3 representation in the central government jobs or central government. They also accepted that there shall be self-government in India, and the Congress demanded to increase the number of Indian members in central and provincial legislative council. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें लखनऊ कांग्रेस सेशन में डिसाइड हुई थी. ठीक है, प्राइमरी जो पॉइंट था वो था, जैसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, प्लस 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन था उसको भी. ठीक है, सो पहले ही दे वर ऑल अगेंस्ट दिस बाइफिकेशन ऑन द रिलीजन बेसिस, बट अभी रीयूनिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट करा था. इसका प्राइमरी रीजन क्या था वो हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे कांग्रेस को लगा नहीं था कि, कांग्रेस थॉट कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो हम मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, उनको शोकेस कर पाएंगे कि इवेंचुअली सेपरेट इलेक्टोरेट और अलग से जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ बैड फॉर द सोसाइटी. ठीक है, बट वो चीज़ आगे हुई नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे तो देन यू विल रियलाइज. एंड अर्लियर वी डिस्कस कि जो मुस्लिम लीग था उसमें जो लीडरशिप थी, दैट लीडरशिप वाज आल्सो नॉट वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर. ठीक है, दे वर वेरी मच लिमिटेड टू देमसेल्फ. तो वो सारे रीजंस थे. तो अभी इस लखनऊ सेक्शन के अंदर एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, उससे क्लियर हो जाएगा. नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लखनऊ सेशन. Negative aspect of LKO session. ठीक है, in this you write it was based on the belief that Hindus and Muslims are separate political entity. Next you write
It also led to the domino effect whereby other community may also demand the separate electorate for themselves. ठीक है, तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स को अगर हमने एक्सेप्ट करा है तो अदर कम्युनिटीज कैन डिमांड द सेम. ठीक है, गिवन दिस एग्जांपल ओनली. तो दिस वाज द डाउनफॉल. ठीक है, एंड लखनऊ सेशन जो रीयूनिफिकेशन वाला था, सो जो प्रेसिडेंट होते हैं, हर कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे. इसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ नहीं, यहाँ लिख लो प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार. ठीक है, मेरे प्रेसिडेंट का नाम है. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव मॉन्टेगू स्टेटमेंट ऑफ 1917. ये वही है जो ब्रिटिश पीएम ने कमेटी सेटअप की बात करी थी. तो मॉन्टेगू स्टेटमेंट ऑफ 1917. In this you write, he declared that the British government policy in India is of increasing participation of Indians in every branch of the administration and gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government of India as an integral part of British government. अगर आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात होने की, मतलब वर्ड्स नहीं थे, बट अगर आप समझो तो डोमिनियन स्टेटस की एम चल रहा था ब्रिटिश की साइड से. ठीक है, सो ये पॉइंट नहीं है, बट हाँ इसको दिमाग में रखना. ठीक है, नेक्स्ट राइट, नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वॉज गिवन एंड ऑल्सो इट वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिसाइड द नेचर एंड द टाइमिंग ऑफ द एडवांसमेंट. मतलब कोई टाइमलाइन नहीं था, इट वॉज जस्ट अ वेग स्टेटमेंट जिसमें ना तो कुछ डेट थी, ना ईयर था, ना टाइम था, कब होगा, कैसे ट्रांजिशन होगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी. इट वॉज लाइक मतलब सिर्फ लेक्चर या भाषण देके दे एंडेड इट. ठीक है, so this was the statement, and following which Montagu Chelmsford reform, Montagu Chelmsford reform 1919, GOI एक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, इन दिस यू राइट, सो इसमें कुछ प्राइमरी चेंजेस हुए थे. राइट, इसमें ए करके लिखना पहले. इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी. It introduced diarchy in the province, which means the rule of two, the executive councillors and the popular ministers. ठीक है, जो आज के टाइम पे इंडिया में फॉलो होता है. सो इट मीन्स एग्जीक्यूटिव, आज के टाइम पे तो जुडिशरी वगैरह सब है, बट डायरकी का प्राइमरी मतलब था कि मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स. ठीक है, इसी ए के अंदर लिखना. इट डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. जो आज के टाइम पे तीन लिस्ट हैं, सेंट्रल, स्टेट और कॉमन वाली, तो उसी का जो फाउंडेशन था वो यहीं से था. सो इट डिवाइडेड होल सब्जेक्ट्स इनटू टू, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट. रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट. ठीक है, तो रिजर्व्ड में जो आपके आते हैं वो लिख लो, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन एटसेट्रा. सॉरी, आई एम रिपीटिंग द रिजर्व लिस्ट, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन. ठीक है, ट्रांसफर्ड,
हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट राइट। अभी हम पॉइंट ए के अंदर ही हैं, ठीक है, तो सारे एक ही जगह लिखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिजर्व सब्जेक्ट्स टू बी लुक्ड ऑफन बाय द गवर्नर थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। ठीक है, नेक्स्ट राइट, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द पॉपुलर मिनिस्टर्स। ठीक है, so this was the very first point under Montagu-Chelmsford reform. So this was A. अभी इसमें B करके लिख लो. So this was A, this was B, this is B now. The ministers were responsible to the legislature but not the executive councillors. ठीक है, तो ministers were responsible to the legislature. अगर आप पॉलिटिक्स अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी होगी ना एक रीडिंग में भी, तो भी आप समझ जाओगे जो लिंकिंग है वो आज के टाइम पे भी सेम है. जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, अगर एमएलए है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली है उसमें रिस्पॉन्सिबल है, और जो यूनियन मिनिस्टर है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अपने पार्लियामेंट्स में आंसरेबल है. ठीक है, तो द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स. ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स. ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर, मतलब इसी के अंदर लिख लो, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस, गवर्नर कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, वो सेम ही है, पॉलिटी का जो आज का सिनेरियो चल रहा है हमारा उसी से ही रिलेटेड है. सी, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, बाइकैमरल जहाँ पे एमएलसी एमएलए होते हैं, यूपी में चलता है अभी फॉर एग्जांपल. बाइकैमरल लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल. ठीक है, तो बाइकैमरल स्टेट लेवल पे तो पता ही है एमएलसी एमएलए वाला, और सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल. ठीक है, डी यू राइट, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट was further extended to Sikh and Anglo-Indian community. ठीक है, तो जो अभी तक मुस्लिम्स को लेके हो रहा था, ठीक है, वो एक्सटेंड हुआ टू सिख एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में दिस वाज एक्सटेंडेड, सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है, ABCDE, and this was, and under this for the very first time women were also given voting right. ठीक है, so this was all about your Montagu-Chelmsford reform. ठीक है, write down the next heading, Gandhian phase in India. ठीक है, राइट डाउन, गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. ठीक है, कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से, जो हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, लियो टॉल्स्टो, फिनिक्स फार्म, वो सारी चीज़ें, सत्याग्रह, उस पर जाके देख लेना, वो वीडियो है प्लेलिस्ट, मतलब लेक्चर लिस्ट में मिल जाएगी, देख लेना उसको. सो गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन जनवरी 1915. Next, right, he had his own style of working whereby he never intervened in a situation without first studying with great care. ठीक है,
Next, right, he spent his first year in touring the India and organizing his ashram at Sabarmati. आश्रम एट साबरमती. ठीक है, एक साल तक तो पूरे इंडिया का टूर करा था. सो दिस वाज मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि जब गांधी आए थे वापस, गांधीयन मीन्स गांधीयन फेज इन इंडिया, दैट मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है. सो ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया बैक इन जनवरी 1915. एक साल तक पूरे टूर करा, उसमें विलेजेस और जो भी डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के उसको जाना. एंड इवेंचुअली ही स्पेंट हिज टाइम इन एस्टैब्लिशिंग हिज आश्रम एट साबरमती. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, ही डिड नॉट बिलीव्ड इन द मेथड ऑफ होम रूल लीडर्स. ठीक है. एंड फर्दर ही कमेंटेड he would join any organization to affect its policy and not to be affected by it. ठीक है. So with this statement you can understand the mindset of Gandhi when he came back. He was not willing to jump into any scenario without, मतलब बिना किसी चीज़ को जाने समझे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, ना ही किसी एजिटेशन या मूवमेंट में का पार्ट बनना चाहते थे. राइट. सो दिस वाज अ स्मॉल ब्रीफ. अभी इसका एक वन करके लिख लो. विल डिस्कस चंपारण. चंपारण. ठीक है. अंडर गांधीयन फेज ओनली. In Champaran, you write the very first. In Champaran, European planters had involved the cultivators in agreement that forced them to cultivate indigo on 3/20th land of their holding. ठीक है. तो कमर्शियल क्रॉपिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर के पार्ट में इंडिगो उगाना स्टार्ट करा था. ठीक है. कैश क्रॉप जिसे कहते हैं. तो उसी का ही एक बैकफायर आया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो चंपारण इज इन बिहार. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ठीक है. और जो प्राइमरी था कि इंडिगो की इंडिगो फार्मिंग कह लो. So I'm repeating the first point. In Champaran, European planters had involved the cultivators in agreement that forced them to cultivate indigo farming, cultivate on 3/20th part of their land. ठीक है. इसको 3/20 वाले को जो मतलब यूरोपियंस ने कल्टिवेटर्स को फंसाया था, या इस एग्रीमेंट में दे इन्वॉल्व देमसेल्फ कि जो भी लैंड है उसका 3/20 पार्ट में आपको इंडिगो ही ग्रो करनी है, बाकी पार्ट में आपको जो उगाना उगा लो. ठीक है. और ये जो एग्रीमेंट था 3/20, इसको क्या कहते थे? 3 काठिया सिस्टम. ठीक है. सो दिस वाज द situation. TINKATHIA system. Next you write. By the end of 19th century, अब इंडिगो ग्रो होके रॉ मटेरियल की तरह वहाँ जा रहा था ब्रिटिश में, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे क्लोथ्स, वो फिर एक्सपोर्ट होता था. तो आइडियल सिचुएशन तो ये चल रही थी. बट गेम कब बिगड़ा? जब जर्मन सिंथेटिक डाई आई मार्केट में. ठीक है. इसका मैं लिखवाता हूँ पॉइंट अभी. जर्मन in this you write second point. By the end of 19th century, German synthetic dye completely forced out indigo from the market. ठीक है. Next you write, European partners or planters were keen to release the cultivators from the obligation of indigo, but they tried to turn their necessity into an opportunity by taking advance rent and illegal dues for prices of release. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली बात है, जब इंडिगो बिक ही नहीं रहा तो एवरीवन वांट्स टू कैंसिल आउट देयर एग्रीमेंट्स और जो भी
लॉज के तहत, लॉज तो नहीं था बट एग्रीमेंट था फार्मर्स और कल्टिवेटर्स के साथ। तो यहाँ पे रादर देन प्लेइंग बाय द रूल्स, ब्रिटिश यूरोपियंस ने यहाँ पे भी खेल खेल दिया। उन्होंने एडवांस में सारे पैसे ले लिए पहले पीजेंट से, ताकि वो कैंसिल कर सके अपना एग्रीमेंट। ठीक है, आई मीन द पीजेंट्स वर नॉट अवेयर कि मार्केट ही टाइम है। ठीक है, तो दे कैन स्टॉप ऑल दोज थिंग, बट दे गेव देम फॉल्स प्रॉमिस, और उसके बेसिस पे दे टुक मनी फ्रॉम द पीजेंट्स ओनली, कल्टिवेटर्स ओनली। ठीक है, इलीगल ड्यूज या फिर एडवांस रेंट के नाम पे। नेक्स्ट राइट, ऑन दिस इशू अ पीजेंट लीडर राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी ऑन रीचिंग चंपारण। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला was the person from Champaran who persuaded Gandhiji to come to Champaran and resolve their queries. Next right, Gandhi disobeyed the order of commissioner to immediately leave the district. मतलब जब ये पता लगा कि ठीक है गांधी जी आ रहे हैं, तो the district commissioner asked him to leave the area immediately, but गांधी जी denied that order, मना कर दिया उन्होंने जाने से। Next you write, further he started an investigation with the help of local leaders like नरहरि पारिक। तो जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, दैट इंक्लूड्स नरहरि पारिक, JB कृपलानी, ब्रिज किशोर, मजार उल हक, महादेव देसाई एंड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। नेक्स्ट राइट, एज a result government appointed a commission for inquiry which gave the judgment that the planters must refund 25% of the money they had illegally taken from the peasant. So जो planters थे जिनके संग cultivators और peasants agreement में थे, they need to give them 25% money back to cultivators. ठीक है, so this result came as part of a commission set up by the British government. ठीक है, so this was it for today's lecture. ठीक है, आज छोटा लेक्चर है बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, देन विल डिस्कस खेड़ा इशू, देन रावलेट एक्ट एंड बिल, देन इनफेमस जालियनवाला बाग खिलाफत आंदोलन। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो भी बना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नागपुर सेशन। ठीक है, देन विल डिस्कस कि स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल क्या था, कि भाई कोई भी एजिटेशन और मास मूवमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो कब तक चलना चाहिए, फिर उसके बाद कितनी देर का ट्रूस होना चाहिए कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया, देन अगेन रिवाइव होना चाहिए मास मूवमेंट। तो वो सब हम स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन फेज ऑफ प्रो चेंजर टू नो चेंजर, ये सब पढ़ेंगे। राइट, एंड देन विल डिस्कस अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट। ठीक है, एंड ऑन दैट नोट विल एंड द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए चंपारण तक ही काफ़ी है। ठीक है, सो छोटी वीडियो आज की, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी कुछ 1-2 क्लास के बाद आई विल ड्रॉप आउट अ पोल कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जैसे एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स, तो आई एम थिंकिंग टू अवॉइड दो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है ही नहीं मैं उसको पिक करने का एम कर रहा हूँ। तो एक बार बता देना इफ़ यू वांटेड, अदरवाइज देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है। ठीक है, सो कीप स्टडिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कीप स्टडिंग, थैंक यू।